वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। 3 ऐसे निर्णय आए हैं और अभी बहुत जल्दी जल्दी ये 3 निर्णय आए हैं। ऐसा लगता है कि हमारे वर्तमान जो सीजीआई है वे बहुत सार्थक तरीके से देश को एक उनकी ओर से जो सहयोग हो सकता है इसी दिशा दे करके जाना चाहते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ जी ने उनकी पीठ के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी जो निर्णय आ रहे हैं वे देश को जो कानून की ओट में जो अपराध पल्लवित पुष्पित होते रहे हैं और अपराधियों की गर्दन तक कानून के हाथ जाने में दिक्कतें आ रही थी, उनको ठीक करने के लिए अभी निर्णय हुए हैं। उसमें 3 निर्णय क्रमशः हैं और चूंकि समय सीमा में मुझे 10 मिनट में आपसे बात कर लेनी, ख़त्म कर लेनी उससे पहले ही, इसलिए मैं जल्दी करूंगा। लेकिन ये आपको जानकारी होनी चाहिए, सारे बंधुओं को जानकारी होनी चाहिए कि कितना युगांतरकारी 75 साल के बाद में जब मोदी सरकार आई थी तो आपने देखा कि उन्होंने 2014 में कहा था कि हम वो जो काला धन भी लेके आएंगे, साथ ही अपराधियों को सीखजों के पीछे पहुंचाएंगे। लेकिन दिक्कतें कहाँ आई? उन्होंने जो कानून में संशोधन किए उन संशोधनों पर फिर लंबी बहसें चली और काम तो शुरू हो गया था और काम चल भी रहा था। लेकिन एक निर्णय ऐसा 2022 में आया। 23 अगस्त 2022 को एक निर्णय 3 सदस्यीय नीचे से ऊपर हाई कोर्ट से होता है ऊपर तक वो निर्णय गए और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि जो बेनामी संपत्ति लेन देन रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत जो धारा 3, 2 और 5 है उस पर सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी। और रोक लगाने से जो सारा काम, यूँ कहिएगा कि सारा उत्साह खत्म हो गया, जितना काम पेंडिंग था, क्योंकि तब तक उस पर वो रुके हुए थे सब काम। ये 2 धाराएं क्या है? 2 धाराएं ये है कि फर्जी तरीके से या जो क्रेता, ये बेनामी लेन देन क्या होता है? बेनामी लेन देन ये कि अ के पास पैसा है लेकिन उसके पास में काला पैसा है, काला धन है और वो अपने नाम से वो चीज़ खरीद नहीं सकता, तो वो ब के नाम से उस संपत्ति को खरीद लेता है और ब भी जानता है कि मूलतः ये संपत्ति तो अ की है, कागज़ के ऊपर वो रहता है, लेकिन उस पर स्वामित्व और उसको वापस बेचने खरीदने का सब जो पर्दे के पीछे अधिकार होता है एक तरीके से वो अ के पास होता है। और अ इतना शक्तिशाली होता है कि ब उसके सामने केवल एक मोहरा के रूप में रहता है। इसको बोलते हैं बेनामी लेन देन। दूसरा ये रहता है, एक समय में तो कि वो संसार में होते ही नहीं थे, फर्जी नामों से ही उनको खरीद दिया जाता था। लेकिन 2004 के बाद में जब आधार आया तो बहुत सारी चीज़ें साफ होनी शुरू हो गई और अब तो ये है कि आप खरीद रहे हो तो आपके पैसे कहाँ से लेके आ रहे हो, चेक से पेमेंट, सब कुछ हो गया। उस विषय पर हम नहीं जा रहे। तो बेनामी लेन देन और ऐसे लेन देन होने पर 2016 में जो संशोधन हुए उसके बाद धरपकड़ शुरू हो गई थी। जो इन्होंने काम शुरू कर दिया था ईडी ने, सीबीआई ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, तो उस पर हलाकान लालू यादव जी से लेकर के और तमाम ये सोरेन जी और सब दौड़ भाग मची, क्या करें। लेकिन वो जो 23 अगस्त 2022 का जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का हुआ कि ये जो 2 धाराएं हैं, 2 धाराएं ये कि बेनामी लेन देन अपराध है, अर्थात फर्जी तरीके से, इस तरीके से मुख्य जो देने वाला कोई और होता है, लेने वाला कोई और होता है, अधिकार किसी के पास, ये जो पूरा फर्जीवाड़ा है, जो काले धन को सफ़ेद धन करने की योजना के साथ ही लोग बाग इस तरीके से ये जो रियल इस्टेट में न जाने कितने प्लॉट्स, न जाने कितनी ज़मीनें, न जाने कितने मकान, न जाने क्या क्या खरीद के लोगों ने रख लिए, क्योंकि आपको सामने तो आना नहीं, तो काले पैसे को एडजस्ट करने के लिए सारा कुछ होता रहता था। तो इस पर ये अपराध है। नंबर 1 धारा, ये जो बेनामी संपत्ति लेन देन अधिनियम जो लेकर के आए थे उसमें धारा 3, 2 के अंतर्गत 3 कोष्ठक में 2 इसके तहत वो एक तो ये था कि इस पर ये अपराध है। दूसरा, इस तरीके की संपत्ति जब जब्त होती है तो जब्त करने के बाद सरकार उसको जब्त करेगी और फिर सरकार उसको जब्ती के साथ ही सरकार अपने
उसको अधिग्रहित कर लेगी, जब्त कर लेगी सरकार ऐसी संपत्ति को। ये है धारा 5 उसकी, उसी अधिनियम की। तो इन दोनों धाराओं पर 23 अगस्त 2023 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी थी, 3 जजों के बेंच ने। तो ये जो रोक लगी थी, इस रोक के बाद में अब जाकर के और अभी वापस माननीय उच्चतम न्यायालय ने, जिसमें हमारे CJI चंद्रचूड़ जी, DY चंद्रचूड़ जी, जस्टिस नरसिम्हा जी, जस्टिस मनोज मिश्रा जी की वापस, क्योंकि 3 बेंच का फैसला था तो 3 बेंच ही वापस, 3 जजों की बेंच ही ले सकती है। तो उन्होंने वापस उसको नल कर दिया, एक तरीके से वापस से उसको वापस ले लिया है अपने उस निर्णय को समीक्षा के लिए। और समीक्षा के लिए लेने का मतलब कि वर्तमान में वो कानून विचाराधीन, अर्थात बेनामी लेन देन अपराध हो गया, साथ ही धारा 3(2) सक्रिय हो गई और धारा 5 के तहत ऐसी संपत्तियों को सरकार अधिग्रहित कर सकती है, जब्त कर सकती है। ये ईडी के पास में और सरकार के पास में अधिकार प्राप्त हो गया। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और ये आया क्यों? क्योंकि उच्चतम न्यायालय के पास में तुषार मेहता जी ही पहुंचे, सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के, और उन्होंने कहा कि ये इन दो धाराओं पर आपने जो 2022 में रोक लगा दी, तो हमारे तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहिम का जो अभियान ही था वही ठंडा पड़ गया। क्योंकि लालू यादव भी ठटा के हंस रहे थे, हेमंत सोरेन भी आनंद ले रहे थे, और जितने भ्रष्टाचारी है वे आनंद में थे कि तुम हमारा कर क्या लोगे, क्योंकि ये भूतगामी अधिकार इसमें दिए गए थे। अर्थात अब जो आप करोगे वो तो है ही, लेकिन इससे पहले भी आपने बेनामी किया है तो वो सब भी आपके सरकार के उन धाराओं के तहत वो सरकार के कब्जे में जाएगी सारी संपत्ति। तो हलाकान मचा हुआ था। बहुत मुश्किल से लोगों ने, मुश्किल से क्या, बड़े लोगों के का, राष्ट्र का और लोगों का जो धन पर डाका डाल करके उन्होंने इकट्ठा किया था, तो उस पर चला गया। तो अब वो भूतगामी अर्थात पुराने समय के जितने हैं वो सब भी अब सरकार इस अधिनियम के तहत अब वो सक्रिय हो गया, उसको कब्जे में ले सकती है, साथ ही उनको जब्त भी कर सकती है और जांच भी कर सकती है। ये सब काम जो रुक गया था, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और CBI का, अब वो चालू हो गया। तो कईयों की नींद हराम हो गया, काम शुरू। तो यही, क्योंकि भ्रष्टाचार की मूल जड़ यही है कि 1 अरबों रुपया रोज कमा रहा है और एक रुपया भी नहीं कमा पा रहा है, कब तक चलेगा देश में। उसको लेकर के एक निर्णय हुआ, ये युगांतरकारी। बहुत 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 धन्यवाद चंद्रचूड़ जी का। जाते जाते उन्होंने देश को भ्रष्टाचार के गर्त में ले जाने के लिए जो कुप्रयास थे उसमें उन्होंने एक वापस से अपना खंबा ठोक करके उसको रोक लिया है, उस बुरी धारा को, बुरे रूप को, और देश का वापस सारी इकाइयाँ, सारी जांच एजेंसियाँ सक्रिय हो गई है ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए, और काम होगा। और एक और निर्णय हुआ, बाल विवाह निषेध अधिनियम जो हमारा है, उसके अंतर्गत गाइडलाइन जारी कर दी सरकार ने, और उससे एक वर्ग विशेष तो बहुत परेशान होगा। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 18 साल से कम उम्र के लड़का, लड़की और 21 साल से कम उम्र का लड़का, वे इनको जो बाल विवाह के अंतर्गत जो गिना गया है, बाल विवाह में इनको माना गया है, तो इससे कम होने पर तो उनको उनके पसंद का पति पत्नी या अपने पसंद का जीवन साथी चुनने का जो अधिकार होता है, इससे हम इनको एक तरीके से अलग करते हैं। इसलिए ये किसी भी तरीके से इस उम्र से पहले बाल विवाह की अगर किया जाता है तो ये उसको सरकार ने कहा कि ये कानून, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और इस पर रोकथाम के लिए पहली बार इस तरीके की व्यवस्थाएं की है कि इसके लिए कोर्ट अलग हो, बाल विवाह रोकने वाले, और इनको उसके लिए पुलिस अलग हो, इसके अधिकारी अलग हो, जिनके पास यही काम हो, बाल विवाह रोकने का। प्रत्येक गांव के बाहर एक ऐसा बोर्ड, जैसे जंगल में कहते हैं ना कि वो खुले में शौच का एक था ना, कि ये ऐसा ODF के क्या नाम उसका बताया था, उस तरीके से प्रत्येक गांव में, प्रत्येक उसमें ऐसा बोर्ड लगे कि यहाँ पर ये बाल विवाह, यहाँ पर कोई बाल विवाह इस गांव में नहीं होता, इस बस्ती में नहीं होता, इस नगर में नहीं होता, ऐसा सर्टिफिकेट वहाँ के जन निकाय के द्वारा होगा। तो ये एक बड़ा, साथ ही इसको चेक करने के लिए एक सिस्टम लागू किया जाएगा, इसके पुलिस महकमा इसके लिए तैयार किया जाएगा, कोर्ट इसका, ऐसे कोई पकड़ में आते हैं तो तुरंत उनका निपटारा किया जाएगा। तो इसका ये हुआ कि सख्ती अब बहुत शुरू हो जाएगी। हिंदुओं में तो सामान्यतया ज़्यादातर अब ये
बड़ी उम्र अर्थात 18 और 21 के बाद में ही लड़के लड़के शादी कर रहे थे और पालक भी समझता, लेकिन एक वर्ग विशेष में नहीं हो रहा था, अब उनको बड़ी तकलीफें होगी। याद रखिए ये बाल विवाह क्यों चले थे, थोड़ा सा आधा मिनट की और बात करना चाह रहा हूँ। जब मुस्लिम आक्रांता यहाँ आए तो अपनी लड़कियाँ जो उस उम्र तक नहीं पहुँचती थी पहले से विवाह कर दिया जाता था, और इसीलिए विवाह पहले, उसके बाद गोने की प्रथा थी। जब वो थोड़ी सी बड़ी उम्र उसकी हो जाती थी, उस विवाह के उस अर्थ में चली जाती थी, तब जाकर के रजस्वला या जो जिसको भी हम कहते, तब जाकर के उस बालिका को गोना करके भेज दिया जाता था, ताकि आतताइयों को ये पता रहे कि ये इस लड़की की तो शादी हो गई, अर्थात अब ये हमारे जो भी अपन इसको कह सकते हैं। तो ये बाल विवाह हमारे यहाँ तो आप पुराण शास्त्र पूरा उठा के देख लीजिए, बाल विवाह कहाँ था हमारे देश में। बाल विवाह तो आया ही अब है, जब ये आक्रांता लोग आए। इन्हीं के समय में आने के बाद शाम को रात को शादियाँ होने लगी, इनके भय के कारण। नहीं तो ये लड़कियाँ उठा उठा के ले जाया करते थे। तो ये जो जिसको कहते हैं ना कि अब रात के समय विवाह, इसलिए ये तब शुरुआत हुई। अब लोगों के समझ में आ रहा है, अब दिन में विवाह होने लगे। रात के समय कौन सा शुभ काम हम करते हैं, लेकिन इन्हीं आतताइयों के कारण से रात के समय विवाह की परंपरा या रूढ़ी शुरू हुई, और इसी के समय पर बाल विवाह शुरू हुए ताकि हमारी बच्चियों को हम बचा सकें। तो बाल विवाह रोकथाम हेतु एक ज़बरदस्त ये अभी के हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय उन्होंने दिया, और इसके लिए गाइडलाइंस जारी किए राज्यों के लिए, आप सख्ती से इनका पालन करेंगे। इसके कोर्ट अलग हो, इसके लिए सिस्टम अलग हो, इसके जांच अधिकारी अलग हो, इसके प्रत्येक में गाँव में इस तरीके से चौकसी बढ़ा करके इस कार्य को किया जाए, और ये कार्य करने वाले अधिकारी यही कार्य करेंगे और कोई कार्य नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा काम हुआ। और तीसरा एक और कार्य हुआ कि CAA, जिसको लेकर के हर चौराहे हर गली मोहल्ले में भोंगरा लेकर के वो बैठ गए थे इसका विरोध करने के लिए। अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने CAA की धारा 6 को वैध ठहरा दिया है। आसाम के लिए तो कह दिया है कि मार्च 1971 के पश्चात जितने भी बांग्लादेशी या घुसपैठिए जो आए हैं, वे अगर हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, तो उनके लिए तो सरकार ने इसके तहत CAA की तरफ प्रावधान कर दिया कि उनको नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन अन्य अर्थात अगर वो मुस्लिम हैं तो उनको अधिकार नहीं होगा, उनको डिपोर्ट किया जा सकता है, वापस उस देश को भेजना है, उनको अरेस्टिंग, उनको एक तरफ रखना, उनके लिए कैंप आयोजित करके उनकी व्यवस्था अलग करना, साथ ही डिपोर्ट करके व्यवस्थित तरीके से जिस देश से आए हैं उस देश में उनको भेजना, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, या कहीं के भी हो। तो 3 निर्णय बहुत बड़े बड़े हुए हैं, और तीनों निर्णय अभी पिछले सप्ताह में हुए हैं। मुझे लगता है कि आपको ये सब जानकारी भी देना थी, और साथ में आपको ये बताना था कि सुप्रीम कोर्ट न्यायालय कुल मिलाकर के तो भारत का, आप हम सबका हित चाहने के लिए काम करता है। वो जो भी निर्णय करे, अच्छे निर्णयों को सिर माथे पर लेकर के और उसका अनुपालन बढ़िया से हो, इस पे पूरा सिस्टम काम करना चाहिए। हम सनातनियों की जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा है। भारत माता की जय।